सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस, ये हमारे व्याख्यान श्रृंखला में आज मेरा 5वां व्याख्यान है। इसमें मुद्रा राक्षस के निर्धारित विषयों पर मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ और इससे पूर्व मैंने इस नाटक के प्रथम अंक से संबंधित जो पूर्व 4 पद्य हैं उन पर चर्चा की थी और अब मैं आपके सामने पद्य संख्या 5 पर चर्चा करूंगी। इससे पहले कि मैं पद्य संख्या 5 के विषय में आपके सामने बात करूं, मैं आपको इससे पूर्व के जो घटनाक्रम है उसके विषय में भी बताना चाहूँगी, क्योंकि उसके बिना ये पद्य स्पष्ट नहीं हो सकता। इससे पूर्व नांदी के बाद सूत्रधार मंच पर आता है और नाटक का उस विषय वस्तु के विषय में बताता है और सभा में उपस्थित जितने भी दर्शक गण हैं उनकी प्रशंसा करता है। उसके बाद वो अपने कुटुंबनी को बुलाने के लिए अपने घर की ओर जाता है और जब अपने घर के पास पहुंचता है तो उसको अपने घर का वातावरण कुछ बदला हुआ प्रतीत होता है और उसे ऐसा लगता है कि घर में कुछ विशेष प्रकार के उत्सव की तैयारी हो रही है। इसलिए वो अपनी पत्नी को बुलाकर पूछता है। तो प्रस्तुत श्लोक में वह अपनी पत्नी को किस प्रकार से संबोधित करता है, किन विशेषणों से संबोधित करता है, उसके विषय में बताया गया है और ये श्लोक आपके सामने है। गुणवत्युपाय निलये स्थिति हेतु साधिके त्रिवर्गस्य मद्भवन नीति विद्ये कार्याचार्य द्रुतमुपेहि। ये अपनी पत्नी को बुला रहे हैं सूत्रधार और इसका मुख्य वाक्य है कि द्रुतम उपेहि, जल्दी से आओ। और किसको, या बाकी जितने भी पद हैं वो संबोधन के रूप में प्रयुक्त किए हैं उन्होंने अपनी पत्नी के लिए विशेषणों के रूप में। तो वो क्या क्या विशेषण लगाकर अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं, उसमें सबसे पहला है गुणवती। गुणवती अर्थात जितने भी शील, सदाचार और चरित्रवान इत्यादि जितने भी गुण हैं वो सारे तुम में हैं। तो हे गुणों से संपन्न, ये संबोधन है उसका अपनी पत्नी के प्रति। तो एक विशेषण उन्होंने लगाया गुणवती, हे गुणों से युक्त। दूसरा उपाय निलये। उपाय अर्थात गृहस्थी को चलाने के उपायों का निलय मीन्स घर। घर जो कि आश्रय होता है, जहाँ रहा जाता है, अर्थात उपाय जहाँ पर निवास करते हैं। कौन से उपाय? गृहस्थी को चलाने के, अर्थात तुम गृहस्थी के चलाने के समस्त उपायों को जानती हो। तीसरा विशेषण उन्होंने दिया स्थिति हेतु। स्थिति मीन्स होता है रहना, और रहने की हेतु। स्थिति कहाँ पर? गृहस्थ, गृहस्थ में या घर में रहने की हेतु। कहा भी जाता है कि पत्नी के बिना घर घर नहीं कहलाता, इसलिए कहा कि घर में रहने की हेतु कौन है? पत्नी के लिए कहा तुम। तो स्थिति हेतु है घर में रहने की हेतु। उसके बाद साधिके त्रिवर्गस्य। त्रिवर्गस्य साधिके, त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं और त्रिवर्ग को साधिके सिद्ध करने वाली, संपन्न करने वाली, ये भी विशेषण उसने अपनी पत्नी के लिए प्रयोग किया। और आगे कहा मद भवन नीति विद्ये, मेरे घर की नीति विद्या। नीति विद्या में क्या होता है कि वो सदाचार और अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा आचरण, ये सारी जितने भी अच्छाइयाँ जो हैं वो नीति विद्या जो है उसमें होती हैं, बताई जाती हैं। जैसे हमारे नीति शतक है, उसमें एक मित्र को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये सारी नीति विद्या। तो उन्होंने इसी को, अपनी पत्नी को ही नीति विद्या कहा कि मेरे घर की नीति विद्या, अर्थात मेरे घर में सभी को अच्छा आचरण, अच्छी शिक्षा देने वाली, इसलिए कहा कि तुम मेरे घर की नीति विद्या हो। उसके बाद कहा कार्याचार्य।
कार्यों की आचार्य। आचार्य का क्या काम होता है? जो हमें सिखाते हैं वो आचार्य हैं। आचारम ग्राहयति इति आचार्य, जो हमें आचार व्यवहार करना सिखाते हैं। तो तुम कार्याचार्य, तुम समस्त कार्यों की आचार्य हो, सिखाने वाली हो, शिक्षा देने वाली हो। और उसमें कहा, उसके बाद कहा कि द्रुतम उपेहि, तुम जल्दी से, द्रुतम मीन्स जल्दी से, उपेहि मीन्स यहाँ पर आओ। तो इस पद्य में देखिए जितने भी विशेषण पत्नी के लिए उन्होंने प्रयोग किए हैं वो एक अच्छी पत्नी के गुण हो सकते हैं और होते भी हैं। इस पद्य के माध्यम से यदि मैं आपके सामने विशाख दत्त के विषय में उनके जो है उनकी दृष्टि में नारी की क्या स्थिति थी, नारी का क्या सम्मान था, उस पर भी यहाँ बहुत प्रकाश पड़ता है। क्योंकि पहली बात तो यह कि पूरे नाटक में उन्होंने एक भी नारी पात्र नहीं लिया है, केवल मात्र एक चंदन दास की पत्नी ही एक ऐसा पात्र है जिसको उन्होंने इसमें लिया है, और या फिर नटी या फिर ये प्रतिहारी के रूप में। तो बिना जो है नारी पात्र के, स्त्री पात्र के ही इन्होंने अपना नाटक की रचना की है। और बहुत स्थलों पर उन्होंने नारी को हीन बताया है, कम बुद्धि वाली बताया, अल्प बुद्धि वाली बताया। एक दो स्थलों पर उन्होंने जब लक्ष्मी के बारे में बात की, राज्य लक्ष्मी ने जो है चंद्रगुप्त को छोड़कर जो है चंद्रगुप्त राज्य लक्ष्मी के बारे में बात की और राक्षस के मुख से उन्होंने कहलवाया कि तुमने निम्न कुल वाले चंद्रगुप्त का वर्ण किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पुरुष के गुण के जो है जान नहीं पाती हो, तुम्हारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम अच्छे बुरे की पहचान कर सको। इसी प्रकार के और भी कई स्थल आते हैं जिनमें कि वो उनकी दृष्टि में नारी का जो काम है वो केवल एक गृहिणी के रूप में तो सही है, जो कि हमें इस श्लोक में पता चल रहा है कि ये सारे गुण उस गृहिणी में हैं, इसलिए वो उसका सूत्रधार अपनी पत्नी का सम्मान करके उसको संबोधित कर रहा है। परंतु अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर उन्होंने जब भी तुलना की है नारी की जो है हीनता को लेकर, नारी के गुणों की परख न होने के रूप में ही की है। तो इसलिए यहाँ पर हम उनकी नारी के प्रति जो उनके मन में भावना है, नारी को में जो जिस नारी के अंदर ये समस्त गुण हों, और नारी का काम है पति का साथ देना, पति के साथ रहना, उसके घर की देखभाल करना, तब तक तो नारी जो है वो बहुत ही सम्मान के योग्य है, जैसा कि यहाँ पर सूत्रधार संबोधित करते हुए कहता है। तो यहाँ मैं प्रसंगवश मैंने आपके सामने इनके विशाख दत्त की दृष्टि में नारी की क्या स्थिति है इसके विषय में आपके सामने बात की। तो इस पद्य के माध्यम से हमें ये पता चला कि पत्नी जो है वो त्रिवर्ग को साधन करने वाली है। देखिए, धर्म, अर्थ और काम जो है वो पत्नी के बिना नहीं हो सकते हैं। धर्म कार्य जितने भी हैं, वो यज्ञ, हवन इत्यादि जो कुछ भी कार्य हैं वो पत्नी के बिना अपूर्ण होते हैं। जैसा कि आपने रामायण में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि सीता को जब राम ने वनवास भेज दिया था तो वो यज्ञ करना चाहते थे, तो वो यज्ञ तब तक संपन्न नहीं हो सकता था जब तक सीता उनके साथ नहीं होती। इसीलिए उन्होंने स्वर्णमयी सीता को बनाकर, उनकी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया। तो इस प्रकार से इस पद्य के माध्यम से सूत्रधार अपनी पत्नी का सम्मान करते हुए उसको बुला रहे हैं। तो देखिए, ये पद्य सूत्रधार के पक्ष में, उसके पत्नी के विशेषणों के रूप में तो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब इस श्लोक के और भी अर्थ है उसका, और वो अर्थ चाणक्य की राजनीति के पक्ष में भी है। जैसा कि नाटक जो है आरंभ होगा तो नाटक जो है उस पर मंच पर प्रवेश पात्र का होना है, तो पात्र प्रवेश कराने का एक बड़ा ही ये जो स्वाभाविक दृश्य अभी हमारे सामने उपस्थित होगा इस श्लोक के माध्यम से। बड़े ही नाटकीय ढंग से कवि ने मंच पर पात्र को प्रवेश करवाया है। अब मैं आपके सामने इसके दूसरे अर्थ के विषय में बात करूंगी, और उस अर्थ के माध्यम से ही हमें नाटकीय ढंग से मंच पर पात्र के प्रवेश का ज्ञान होता है।
तो इसके दूसरे अर्थ में चाणक्य अपनी राजनीति को बुला रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उनका अर्थ राजनीति के पक्ष में भी है। तो वो किस प्रकार से राजनीति के पक्ष में है, तो उसमें सबसे पहला जो पद आपके सामने है वह है गुणवती। राजनीति के विषय में कहा कि राजनीति तुम गुणवती हो। गुण शब्द का यहाँ प्रयोग षड्गुण के लिए प्रयुक्त हुआ है। षड्गुण राजनीति में 6 गुण संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय है। ये 6 गुण राजनीति ही हमें सिखाती है। और जिस भी नेता को या जिस राजा को राजनीति का ज्ञान नहीं होता वो इन षड्गुणों का प्रयोग करना नहीं जानता। और जो राजा षड्गुणों का प्रयोग नहीं कर सकता उस राजा का राज्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसका उदाहरण दंडी के दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास विश्रुत चरित में हमें देखने को मिलता है, जिसमें अनंत वर्मा सभी गुणों से संपन्न होने पर भी राजनीति ज्ञान से रहित था, इसलिए उसको अपने राज्य से भी हाथ धोने पड़े और साथ ही साथ उसकी स्वयं भी मृत्यु हो गई। इसलिए राजनीति ज्ञान इन षड गुणों के ज्ञान के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए राजनीति को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति गुणों से युक्त है, अर्थात षड गुण राजनीति सिखाती है। दूसरा विशेषण है उपाय निलये। उपाय शब्द का यहाँ अर्थ है साम, दाम, दंड, भेद। ये 4 उपाय, ये 4 उपाय राजनीति में बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि राजनीति में कौन आपका शत्रु है, कौन आपसे बलवान है, कौन कम बलवान है, किसको आप बातचीत से अपने वश में कर सकते हैं, किसके साथ आप उसको धन इत्यादि के द्वारा संतुष्ट करके अपने पक्ष में कर सकते हैं, किस में भेद डाल सकते हैं, आपस में भेद डलवा कर सकते हैं, और किसको दंड के द्वारा वश में किया जा सकता है। तो अपने शत्रुओं को अपने पक्ष में करने के लिए ये 4 उपाय बहुत ही आवश्यक होते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में जब वनेचर दुर्योधन के राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करके युधिष्ठिर के पास आता है, तो वो उसको यही बताता है कि दुर्योधन ने साम, दाम, दंड, भेद इन 4 उपायों का सम्यक प्रयोग करना सीख लिया है। यही कारण है कि उसके राज्य में प्रजा उससे बहुत संतुष्ट है। तो ये बहुत ही आवश्यक उपाय हैं जिनका प्रयोग एक राजा के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो उपाय निलय, उपायों का घर कौन है? राजनीति, राजनीति विद्या। राजनीति विद्या में इन उपायों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसकी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि साधिके त्रिवर्गस्य, अर्थात त्रिवर्ग को सिद्ध करने वाली। उससे पूर्व उन्होंने एक कहा स्थिति हेतु। अब स्थिति हेतु मीन्स राज्य में स्थिति की हेतुभूत। राजनीति जिसको ज्ञान है वही राज्य में उसी की स्थिति हो सकती है, अन्यथा जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से अनंत वर्मा का विनाश भी हुआ और उसका राज्य भी चला गया। तो राज्य में स्थिति तभी हो सकती है जब राजनीति का ज्ञान हो, इसलिए राजनीति को कहा कि राज्य में स्थिति की हेतु। उसके बाद उसके विषय में कहा कि त्रिवर्ग से साधिके, त्रिवर्ग को सिद्ध करने वाली। यहाँ पे त्रिवर्ग जो है वो क्षय, स्थिति और वृद्धि, इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। त्रिवर्ग अर्थात क्षय, क्षय मीन्स होता है हानि, स्थिति स्थिरता और वृद्धि, मतलब हानि हो, स्थिरता हो और वृद्धि। तो किस प्रकार से इसको सम्यक रूप से इनका संचालन किया जाए, यदि क्षय हो जाता है तो किस तरह से उसको सही किया जाए, स्थिति को वृद्धि में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए। तो ये जो है त्रिवर्ग जो है इसका साधन भी राजनीति के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है, सीखा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि त्रिवर्ग का साधन करने वाली और मद भवन नीति विद्ये। तो देखिए ये श्लोक चाणक्य के पक्ष में इसका अर्थ किया जा रहा है, क्योंकि चाणक्य के राजनीति को बुला रहा है। तो इसलिए चाणक्य मद मीन्स मेरे, अर्थात चाणक्य के लिए कहा कि मेरे भवन अर्थात मेरे महल, मेरे घर में क्या नीति विद्या, मेरे महल की नीति विद्या
राजनीति विद्या और कार्याचार्य और सभी कार्यों की शिक्षा देने वाली। राज्य को संचालन करने में, राज्य को समृद्ध करने के जितने भी कार्य हैं उनकी तुम शिक्षा देने वाली हो। इसलिए मैं तुम्हें आह्वान कर रहा हूँ कि द्रुतम उपैहि, तुम शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ। तो देखिए, इस पद्य के माध्यम से ये हमें ज्ञात हो गया, नाटक की कथा वस्तु के विषय में हमें जानकारी मिली कि आगे जो भी नाटक होने वाला है, जो भी घटनाएं होने वाली हैं, वो चाणक्य की योजनाओं पर आधारित होने वाली है। चाणक्य की राजनीति पर ही आधारित है ये पूरा का पूरा नाटक। इसीलिए जब आपके सामने मैंने नाटक के नामकरण की बात की थी, तो वहां पर जब हमने ये कहा था कि ये इसमें राक्षसम अधिकृत्य कृतम नाटकम करके हम अण प्रत्यय करते हैं और मुद्रा राक्षसम नाम करते हैं, तो वो उचित इसलिए नहीं प्रतीत होता क्योंकि राक्षसम अधिकृत्य कृतम नाटकम नहीं है वो तो चाणक्य की राजनीति में अधिकृत्य कृतम नाटकम है। तो इसलिए हमने वहाँ कहा था कि अभेद के द्वारा यहाँ पर मुद्रया गृहीत राक्षसः, मुद्रा राक्षसः और मुद्रा राक्षसी मुद्रा राक्षस नाटक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी मैं इस श्लोक के माध्यम से राजनीति आगे होने वाली है, पूरे के पूरे नाटक में पूरा घटनाक्रम राजनीति पर आधारित है, इसकी सूचना हमें इस पद्य के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो मैं अब आपके सामने देखिए इन शब्दों के विषय में भी कुछ जानकारी देना चाहूंगी। जैसे गुणवती संबोधन शब्द है, स्त्रीलिंग है, गुण शब्द से मतुप प्रत्यय होकर जो है वो संबोधन में गुणवती है, स्त्रीलिंग में ही प्रत्यय हुआ है यहाँ पे। और इसी प्रकार से, और ये देखिए मैंने बताया आपको सूत्रधार के पत्नी के पक्ष में गुण, प्रेम, त्याग, परोपकार आदि गुणों से युक्त, और राजनीतिक पक्ष में मैंने आपको बताया है अभी संधि विग्रह यान, इन 6 गुणों से युक्त। उसके बाद जो दूसरा शब्द था उपाय निलये, उपाय निलये और उपाय गृहस्थी के उपायों को जानने वाली, उपाया नाम निलय, उपाय निलय, टाप करेंगे, उपाय निलय से टाप किया तो उपाय निलया स्त्रीलिंग बना, और संबोधन में उपाय निलये बना। और उपाय मैंने उपाय गृहस्थी के उपाय और उपाय साम दाम दंड भेद, जो 4 उपाय हैं उनके पक्ष में भी है। और उसके बाद देखिए त्रिवर्गस्य, त्रिवर्ग के विषय में मैंने आपके सामने बताया। त्रिवर्ग सूत्रधार की पत्नी के संदर्भ में धर्म, अर्थ और काम है, और राजनीति के पक्ष में त्रिवर्ग है, क्षय, स्थिति और वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्षय, स्थिति और वृद्धि किसकी, तो उसके लिए एक पद्य आपके सामने है। कृषिर वणिक पथो दुर्गा सेतु कुंजर बंधनम खन्याकर बलाधानम शून्यानाम च निवेशनम। ये समस्त जो है कार्य जो है इनकी क्षय, स्थिति और वृद्धि के संबंध में जानकारी रखना, उनका प्रबंध करना। कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, वणिक पथ जो मार्ग है जिनसे व्यापार किया जाता है, दुर्ग है, सेतु इत्यादि का निर्माण है, कुंजर बंधन होता है हाथियों के बांधने का जो स्थान है, खन्य आकर मतलब जो खजाना, इसमें खदानों से जो हमें रत्न इत्यादि प्राप्त होते हैं उनके संबंध में। तो इन सब के विषय में जो है उनके क्षय, स्थिति और वृद्धि का जो है निरीक्षण करना, ध्यान रखना, ये कहलाता है यहाँ पर आपके त्रिवर्ग। और उसके बाद कार्याचार्य, तो यहाँ पे कार्याचार्य, कार्याणाम आचार्य, आचार्य कार्याचार्य, अटाप कार्याचार्य, और संबोधन में हो गया कार्याचार्य। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको भी बताया था कि पत्नी के विषय में जो सूत्रधार ने विशेषण प्रयोग किए, एक अच्छी पत्नी के क्या गुण हैं, ये हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है, और वो आपके सामने है। कार्येषु मंत्री, वचनेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्याचु षड्गुण्यवती दुर्लभा। ये 6 गुण बताए गए हैं। इन 6 गुणों से युक्त जो है वो पत्नी जो है वो दुर्लभ होती है, अर्थात जिसमें ये गुण हो वो एक बहुत ही श्रेष्ठ पत्नी है। और ये सारे गुण 6 के 6 गुण जो प्राप्त बड़ी भाग्य से मिलते हैं किसी पति को।
तो इस प्रकार से इसके बाद देखिए एक शब्द है द्रुतम उपेही, और द्रुतम और उपेही में यहाँ पे उप और इही इसका संधि विच्छेद है। और यहाँ पर एत्येदत्युठसु, यहाँ पे यद्यपि ई धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष में इही है, परंतु ई धातु एच से आरंभ होने वाली होती तो यहाँ पर वृद्धि संधि होती, परंतु यहाँ पर ई से आरंभ होने वाली ई धातु है, इसलिए यहाँ वृद्धि न होकर गुण संधि हुई है। अब मैं आपके सामने इस पद्य में प्रयुक्त हुए अलंकार के विषय में बात करूंगी। तो इस पद्य में 2 अलंकारों का प्रयोग है। पहला अलंकार श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार मतलब एक ही पद 2 अर्थ प्रदान करता है। तो और कवि जो है वो स्वेच्छावश जो है प्रयोजनवश ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जो अनेक अर्थ देते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जिसका लक्षण है सृष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष उच्यते। और दूसरा अलंकार इसमें है आपका श्लेषी अलंकार है। इसमें अन्य अलंकार इसमें हमें प्राप्त नहीं होता है। इसमें श्लेष अलंकार के द्वारा ही 2 अर्थ प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें छंद की बात करें तो इसमें आर्या छंद का प्रयोग किया गया है, और आर्या छंद का लक्षण है यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। अब आर्या में कहा, देखिए 2 प्रकार के छंद होते हैं, एक होते हैं मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद होते हैं। तो ये मात्रिक छंद है आर्या, और इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। और कहा गया कि यस्या पादे प्रथमे, जिसके पहले पाद में 12 मात्रा 12 मात्राएं होती हैं, और तीसरे में भी 12 होती हैं। 4 पाद होते हैं एक पद्य के श्लोक के, तो पहले पाद में उसके 12 और तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं हों, और फिर 18 द्वितीय जो उसका दूसरा पाद है उसमें 18 मात्राएं होती हैं, और जो चौथा पाद है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। अब मात्राओं की बात करें तो ह्रस्व दीर्घ जो है वो उसके अनुसार मात्राओं का गणना होती है। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा होती हैं। फिर यदि ह्रस्व के बाद संयुक्त वर्ण आ जाता है तो वो ह्रस्व भी 2 मात्राएं उसकी होती हैं, गणित होती हैं। तो इस प्रकार से जिस पद्य के अंदर इस प्रकार का वर्णों का क्रम होता है वो पद्य जो है आर्या, उसमें आर्या छंद होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से इस प्रकार के श्लोक का प्रयोग करके कवि ने किस तरह से अपने नाटक को इतना रोचक बनाया है कि अभी से जो है इस आरंभ से ही दर्शकों के मन में जिज्ञासा होने लग जाती है कि चाणक्य अब किस प्रकार की राजनीति का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से ये पद्य 5 मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद का जो आगे के पद्य हैं वो मैं अपने अगले व्याख्यान में आपके सामने रखूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।